हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा शाम को वांग जी के घर में सब लोग घर आ चुके थे। विंग को भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। लैंडन और वांग जी सोफे पर बैठे थे। सब लोग उन दोनों को घूर रहे थे। तभी आयुआन उनके पास आता है और दोनों को ध्यान से देखता है और फिर कहता है, मेरे पास दो दो डैड है, मेरे पास दो दो डैड है। आयुआन की बातें सुनकर वांग जी हंस देता है और आयुआन को अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है, हाँ, आज से मैं तुम्हारा डैड हूँ और ये भी तुम्हारा डैड है, और सच में आज से तुम्हारे पास दो दो डैड हैं। सच में अब से मैं इन्हें भी डैड कहूँगा। ये कहकर वो जल्दी से वांग जी की गोद से उठकर लैंजान की गोद में जाकर बैठ जाता है। लैंजान भी जल्दी से आयुआन को अपने सीने से लगा लेता है और वो मन में कहता है, अपने बेटे से छुपकर मिलने के लिए नहीं आना पड़ेगा। अब मैं जब भी चाहूँ सीधे सीधे उससे मिलने आ सकूँगा। वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगा। मुझे उसे महंगे खिलौने दिलाने के लिए डरना नहीं पड़ेगा। मैं उसे कुछ भी खरीद कर दे सकता हूँ। तभी आयुआन ने सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखा। उसने सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखकर कहा, आप डैड के बॉस हैं ना? सेक्रेटरी मिंग ने कहा, नहीं, आपके डैड मेरे बॉस हैं। सच में डैड? इसका मतलब वो महंगे सी कार आपकी है ना? आयुआन ने खुश होते हुए कहा। लैंजन आयुआन से पूछता है, हाँ, क्या आपको वो कार पसंद है? आयुआन ने हाँ में अपना सिर हिलाया। फिर लैंजन सेक्रेटरी मिंग की तरफ इशारा करता है और उसे कहता है, आयुआन को बाहर कार में ले जाओ। सेक्रेटरी मिंग लैंजन का इशारा समझ जाता है और फिर वो आयुआन के पास जाते हुए आयुआन को गोद में लेता है और कहता है, आइए यंग मास्टर, मैं आपको बाहर कार में ले चलता हूँ। ये कहकर सेक्रेटरी मिंग आयुआन को अपने साथ बाहर ले जाने लगता है। जैसे ही आयुआन बाहर जाता है, कांगसे ने कैरामन से पूछा, कैरामन, तुमने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तुमने इतने सालों तक हमसे अपना दर्द छुपा कर रखा और तुम उस दर्द में जी रही थी, लेकिन तुमने हमें एक बार भी नहीं बताया। हमें पता तक नहीं चलने दिया कि तुमने अपने बड़े बेटे को खो दिया। कम से कम तुम्हें हमें एक बार बताना चाहिए था। तुमने हमसे ये बातें क्यों छुपाई? क्यों तुमने हमें नहीं बताया? कैरामन ली ने कहा, हम दोनों एक जैसी ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, और जब रियलिटी में वो चीज़ नहीं थी तो हम उस चीज़ के बारे में बात भी कैसे करते और क्यों ही बताते? वांग जी हमारा एक लौता बेटा नहीं था, हमारे जुड़वा दो बेटे थे, कैरामन ली ने कहा। कांग से कहती है, अगर मेरे बस चले तो मैं उस औरत को उबलते हुए तेल में डुबो डालूं और उसके पकौड़े तल डालूं। मुझे उसके ऊपर तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर वो मेरे सामने आ जाएगी ना तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। मुझसे तो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल हो ही नहीं रहा। फिर वे चांग से कहते हैं, अरे अपने गुस्से पर काबू रखो, जो हो गया सो हो गया, हम उसे नहीं बदल सकते। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि हमारे परिवार में बड़ा बेटा घर लौट आया है। तभी जेन सोंग अपनी जगह से उठकर अपने रूम में से एक बड़ा सा बॉक्स लेकर बाहर आता है। वो बॉक्स लैंजान के सामने रख देते हैं और कहते हैं, ये सब तुम्हारा है। भले ही तुम हमारे लिए मर चुके थे, लेकिन हम अपने दिल में तुम्हारे लिए हमेशा जगह और प्यार रखते थे। हमने कभी भी तुम्हें अपने लिए मरा हुआ नहीं समझा। इसीलिए हर साल हम तुम्हारे जन्मदिन पर वांग जी के लिए जब कोई गिफ्ट लाते थे तो तुम्हारे लिए भी लेकर आते थे। इस बारे में हमने कभी किसी को नहीं बताया, और हम जब वांग जी के लिए गिफ्ट खरीदते थे तो तुम्हारे लिए भी खरीद कर रखते थे। जिन सॉन्ग की बातें सुनकर लहनजान हैरान हो जाता है और उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से ज़मीन पर बैठ जाता है और उस बॉक्स को खोल कर देखने लगता है कि उसमें क्या सब रखा हुआ है। लहनजान को ऐसा करते सब लोग देखने लगते हैं, जैसे कि कोई छोटा बच्चा खुश होकर अपना पहला गिफ्ट खरीद रहा है, एक्साइटेड होता है। लैंजान बिल्कुल वैसा ही खुश लग रहा था और वो जल्दी जल्दी अपने उस
गिफ्ट बॉक्स को खोलने लगता है जिसमें काफ़ी सारे खिलौने रखे हुए थे। ऐसी कई चीज़ें वांग जी के लिए खरीदी गई थी और सबके सब उसी के जैसी थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वांग जी उठता है और बोलता है। वांग जी भी उठता है और उस बॉक्स में से एक मोटर बाइक टॉय निकालता है और उस टॉय को अपने हाथ में लेकर सबको दिखाते हुए बोलता है, हाँ, इनमें से एक मेरी फेवरेट मोटरसाइकिल थी, लेकिन बचपन में मेरी मोटरसाइकिल टूट गई थी, तो मैंने आप दोनों से कहा था कि मुझे नई मोटरसाइकिल खरीद कर दो, लेकिन आप दोनों तो बाजार जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तुम्हारे पास इतनी मोटरसाइकिल थी तो तुमने घर वालों ने मुझे क्यों नहीं दी? आप लोगों ने मुझे ये मोटरसाइकिल क्यों नहीं दी? और वो लैनजान के पास बैठते हुए लैनजान से कहता है, लैनजान, मैं इस टॉय बाइक को ले रहा हूँ, ये मेरी फेवरेट टॉय बाइक थी। तो लैनजान कहता है, नो वे, गेट आउट फ्रॉम हियर। मॉम डैड इसे मेरे लिए लेकर आए थे, इसलिए अब ये मेरी है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। तो वांग जी कहता है, लेकिन ये मेरी फेवरेट टॉय बाइक है, मैं नहीं दूंगा तुम्हें, मुझे वापस दो। विंग उन दोनों को देख रहा था दरवाजे के पास खड़ा होकर और अब उसे गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो कहता है, शट अप, तुम दोनों चुप हो जाओ। इस टाइम पर तुम दोनों मुझे आयुआन से भी ज़्यादा छोटे दिख रहे हो। आयुआन भी ऐसे किसी बात पर लड़ता झगड़ता नहीं जैसे कि तुम दोनों इतने बड़े होकर एक टॉय बाइक के लिए लड़ रहे हो। सच में उसे वहीं रख दो, वहीं के वहीं रख दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मारूंगा। और हाँ, कान खोल के सुन लो मेरी बातें, ये सारे के सारे खिलौने आयुआन और अयान के लिए हैं। विंग ने गुस्से से कहा। वांग जी और लैनजान दोनों एक साथ पूछते हैं, अयान कौन है? विंग फिर से कहता है, गधों, तुम दोनों का बेटा जो अब मेरी गोद में लेटा है। विंग की बातें सुनकर वांग जी और लैनजान थोड़ा सा हंस देते हैं और उसके बाद लैनजान कहता है, नो वे विंग, मैं अपनी चीज़ें किसी को भी नहीं देने वाला हूँ। मैं अपने दोनों बेटे के लिए इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव टॉयज़ खरीदूंगा, टॉयज़ की पूरा शोरूम खरीदूंगा, लेकिन मैं इसमें से एक भी टॉय किसी को भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मेरे लिए खरीदे गए थे और ये सब मेरी मेमोरीज़ हैं जो मुझे मेरे मॉम डैड ने दी हैं। मैं इन सबको संभाल कर रखूँगा। एक एक चीज़ मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए मैं इसमें से एक भी चीज़ किसी को नहीं देने वाला हूँ। लैनजान ने मुंह फुलाकर कहा। लैनजान के मुंह से ये सब सुनकर कैरामेली और चेनसोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से लैनजान के पास जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। मतलब जो झगड़े उन्होंने लैनजान और वांग जी के बचपन में इमेजिन किए थे और मिस कर दिए थे, आज वो रियलिटी में उनके सामने हो रहे थे और उन्हें फील हो रहा था कि उनके दोनों बच्चे जैसे पास्ट में चले गए हैं और ये सब वो अपनी छोटी सी एज में कर रहे हैं। इसलिए इमोशनल होकर वो लैनजान को गले लगा लेते हैं। अब अपने पेरेंट्स को लैनजान को गले लगाता हुआ देखकर वांग जी को बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो चिढ़ाने के लिए अपने पेरेंट्स और अपने भाई की टांग खींचने के लिए बोल देता है, हाँ हाँ, अब तो बड़ा बेटा मिल गया है तो इस छोटे बेटे को कौन ही पूछेगा। शायद अब तो सब मुझे भूल जाएंगे, किसी को मैं याद थोड़ी ना लाऊंगा। आप लोग तो शायद मुझे कूड़ेदान से उठा कर लाए थे, है ना? आप लोग सच में मुझे कूड़ेदान से नहीं उठा कर लाए थे? मुझे यकीन नहीं हो रहा आज। वांग जी के मुंह से ये बातें सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और फिर जेमसोंग और कैरामेली वांग जी के पास आने का इशारा करते हैं। वांग जी भी उनके पास चला जाता है और उन दोनों को हक कर लेता है और फिर चारों तरफ से चारों जने सर्कल बना के सबको हक करते हैं। विंग उन्हें देख रहा था और विंग की आंखों में भी खुशी के आंसू आ रहे थे। विंग को भी ये मोमेंट बहुत अच्छा लग रहा था, जहाँ पर लैनजान वांग जी की फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। अब कैरामेली वांग जी से कहती है, वांग जी, लैनजान को अपने रूम में ले जाओ और तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ। कल से तुम दोनों ने ये एक ही ड्रेस पहने हुए हैं और हाँ, अपने कुछ कपड़े लैनजान को भी दे दो, उसके पास अभी कपड़े नहीं है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मॉम। जैसे आप मेरी ब्रदर को अपने मेमोरीज में ज़िंदा रखते थे और उसके लिए टॉयज़ लाते थे, वैसे ही हमारे विंग ने भी मेरे ब्रदर को अपनी मेमोरीज में हमेशा ज़िंदा रखा और जब भी वो मेरे लिए कोई चीज़ लाता था वो सेम पीस हमारे ब्रदर के लिए भी लाता था। तो अब कपड़ों की टेंशन तो बिल्कुल मत कीजिए, विंग के पास तो भर भर के कपड़े हैं। ये कहते हुए वांग जी मुस्कुराता है और फिर लैनजान का हाथ पकड़ के लैनजान को अपने साथ अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। दोनों ही भाई बहुत खुश लग रहे थे। आज दोनों का बहुत ही अच्छा टाइम बीता था। वांग जी लैनजान के साथ अपने रूम में आ जाता है।
लैनजान फिर पूरे रूम को बहुत ही ध्यान से दिखने लगता है। उस पूरे रूम को वांग जी ने विंग और अयुआन की काफ़ी सारी पिक्चर्स के साथ भर रखा था। उन सभी पिक्चर्स में अयुआन के बर्थ से लेकर उसके बड़े होने तक की हर एक मेमोरी थी, जिसमें अयुआन का बर्थ हुआ था, अयुआन फर्स्ट टाइम चलना सीख रहा था। वांग जी और विंग उस फोटो में बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे थे। लैनजान इन सभी तस्वीरों को छू छू कर देख रहा था और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वांग जी लैनजान की इन हरकतों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो सीधे अपनी अलमीरा की ओर जाता है और वहाँ से एक बैग निकालता है और फिर वो बैग लैनजान के पास लेकर आता है। लेकिन लैनजान की आंखों में आंसू देखकर वो अपने ब्रदर को शोल्डर से पकड़कर पूछता है, हे क्या हुआ ब्रदर, तुम रो क्यों रहे हो? तो लैनजान कहता है, मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। मैंने अयुआन का फर्स्ट स्पीच मिस कर दिया, मैंने अयुआन का फर्स्ट वॉक मिस कर दिया, पता नहीं मैंने क्या क्या चीज़ें मिस कर दी। मुझे पता है जो बीत गया वो बीत गया, हम लोग उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास ये तस्वीरें हैं, इन्हें देखकर तुम्हें पेन फील हो रहा होगा ना, पर अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर तुम चिंता मत करो, उस टाइम तुम नहीं थे तो क्या हुआ, अभी तो अयान है, तुम अयान के साथ मिलकर बहुत सारी नई मेमोरीज बना लेना, सेम मोमेंट्स रिपीट कर लेना। और वैसे भी मैंने पहले ही कह दिया है कि अयान तो तुम्हारा ही बेटा है, तो उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करना तुम्हारा ही काम है। मैं अयान की 1% भी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला हूँ, सब कुछ तुम्हें ही करना है। तो वांग जी की बातें सुनकर लैनजान कहता है, लेकिन मैं तुम दोनों के साथ ज़्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह सकता, एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही होगा ना। अब ये बातें सुनकर वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वांग जी कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी कैरामेल ली अंदर आ जाती है और वो कहती है, कैसी बकवास कर रहे हो तुम, कैसी बकवास कर रहे हो, तुमने ये सोचा भी कैसे? हाँ, जैसे वांग जी इस घर का बेटा है ना, वैसे ही तुम भी इस घर के बेटे हो, इसलिए तुम ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले हो। मैंने वैसे ही 30 साल तक तुम्हारा इंतज़ार किया है, मैं 30 साल से तरसी हूँ अपने बच्चों को अपने सामने देखने के लिए, और अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाने देने वाली हूँ, कैरामेल ली ने गुस्से से बोल दिया। अब वांग जी कैरामेल ली की तरफ देख रहा था, लेकिन माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से लैनजान, मेरी वजह से वांग जी और विंग दोनों की लाइफ ख़राब हो जाए। मुझे पता है मेरे यहाँ रहने से उन दोनों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों ही अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। हम तीनों एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं? हमारा एक छत के नीचे रहना ठीक नहीं रहेगा। मैं विंग का पहला हस्बैंड रह चुका हूँ, विंग मुझे इस घर में देखकर कंफर्टेबल नहीं रहेगा, मैं इसलिए यहाँ से चले जाना चाहता हूँ और मैं जल्द ही विंग को तलाक दे दूँगा, लैनजान ने इमोशंस के साथ कहा। अब लैनजान तो इमोशनल हो रहा था, वो अपने भाई और विंग की मैरिड लाइफ के बारे में सोच रहा था। अब दूसरी तरफ यहाँ पर वांग जी भी अपने भाई के लिए तैयार था। वांग जी कहता है, ब्रदर क्या बातें कर रहे हो आप, अगर ये घर छोड़कर किसी को जाना है ना तो वो मैं हूँगा, मैं जाऊँगा, तुम ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले हो। बचपन से लेकर अब तक तो तुम इस घर से दूर रहे हो और इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है। और तुम्हें क्या लगता है विंग तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना वो मुझसे करता है? ये मत सोचो कि विंग तुमसे ज़्यादा प्यार करता है या मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। विंग अब तुमसे प्यार नहीं करता, ये भी मत सोचो, वो अब भी तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर किसी को घर छोड़कर जाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो मैं होऊंगा, मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, मैं विंग को तलाक दे दूंगा ताकि तुम दोनों फ्यूचर में एक साथ खुश रह सको, वांग जी ने कहा। तभी अचानक से क्लैप करने का साउंड आता है और ये क्लैप करने की वॉइस सुनकर तीनों जने हैरान हो जाते हैं और दरवाजे की तरफ देखते हैं। लैनजान, वांग जी और कैरामेल ली जब देखते हैं दरवाजे की तरफ तो वहाँ पर विंग खड़ा हुआ था जो क्लैप बजाते हुए अंदर आ रहा था। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, सेफ रहिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।